नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज हम सबसे पहले पाकिस्तान के फर्जी लोकतंत्र का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने आज अपनी उस परंपरा के साथ एक बार फिर वफादारी दिखाई है जिसमें चुने हुए प्रधानमंत्री को वोटर नहीं बल्कि सेना के जनरल हटाते हैं, या फिर जज हटा देते हैं, या फिर उनकी हत्या हो जाती है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से लेकर आज नवाज शरीफ तक यही हुआ है, जिन्हें आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के पद से अयोग्य ठहरा दिया और इसकी वजह बताई कि नवाज शरीफ ने अपने चुनावी हलफनामे में विदेश की कुछ कमाई को छुपाया है, इसीलिए वो संवैधानिक पद के योग्य नहीं रह गए। नवाज शरीफ और उनके परिवार को लेकर पनामा पेपर्स से जो भ्रष्टाचार का मामला उठा, उसमें पाकिस्तान की सेना को बड़ा मौका मिला। ऑपरेशन नवाज शरीफ में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई कामयाब रही, जिससे एक बार फिर यह साबित हो गया कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री या सरकार किसी की भी बन जाए, कुर्सी पर कोई भी आ जाए, राज तो पाकिस्तानी सेना के जनरलों का ही चलता है। यानी पाकिस्तान में कोई आए जाए, राज जनरलों का ही चलता है। सबसे बड़ी खबर आज की हालांकि सिर्फ ये नहीं कि नवाज शरीफ अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे, इस खबर के पीछे का असली खेल है कि पाकिस्तान की फेक डेमोक्रेसी की पोल फिर खुल गई है, जिसमें मैसेज तो यह है कि पाकिस्तान में कोई आए जाए, पाकिस्तान की सेना की ही चलती है। नवाज शरीफ अब तक के उन 20 प्रधानमंत्रियों में है जो पाकिस्तान में कभी भी अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन की नेता हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से जुड़ रही हैं, सादिया खान। ये जो कुछ हुआ है वहां पर, हालांकि पनामा पेपर्स को लेकर मैम काफी दिनों से बातचीत चल रही थी, लेकिन नवाज शरीफ को स्टेप डाउन करना पड़ा, ये वाकई कोर्ट की मर्जी है या सेना की मर्जी है? सादी जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हमारी आवाज लगता है उन तक नहीं पहुंच रही है अभी। हम आगे उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान में जिसे लोकतंत्र कहा जाता है, उसकी डोर दरअसल किन हाथों में होती है, ये दुनिया में किसी से छिपी हुई बात नहीं है, लेकिन कष्ट ये होता है कि बार बार ये बातें सामने आती हैं। अब दरअसल अगर हम इस खबर का जिक्र कर रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पड़ोस के देश में कौन बैठा है, सत्ता की बागडोर किसके हाथ में है, उससे बहुत कुछ निर्धारित होता है हमारी सीमाओं पर। और आज जो कुछ हुआ है वहां पर, उसने कई सवाल उठाए हैं। दुनिया की अदालतों में पहले ट्रायल होता है, फिर सजा सुनाई जाती है। पाकिस्तान में सजा पहले ही सुना दी जाती है। जैसा नवाज शरीफ और उनके बेटे बेटी दामाद सहित 6 लोगों के खिलाफ अज्ञात स्रोत से विदेश में संपत्ति और कमाई के आरोपों के केस को आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में भेज दिया और नवाज शरीफ को अयोग्य ठहरा दिया। यह बताता है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट तक भी कैसे कंगारू कोर्ट की तरह, जहां चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोपों पर ट्रायल तक नहीं होता, सीधे फैसला दे दिया जाता है। आज की सबसे बड़ी खबर सिर्फ ये नहीं कि नवाज शरीफ अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन इस खबर के पीछे का असली खेल ये है कि फर्जी देश पाकिस्तान की फेक डेमोक्रेसी की पोल फिर खुल गई, जिसमें मैसेज तो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी आए जाए, राज तो पाकिस्तान की सेना के जनरलों का ही चलेगा। Well, you know, the big tension in Pakistani politics has always been the balance between the military and the civilians. And if this has the consequence of weakening the civilian side further and giving the military more of an upper hand, that could have implications for us. नवाज शरीफ पाकिस्तान के फर्जी लोकतंत्र के अब तक के उन सभी 20 प्रधानमंत्रियों में हैं जो पाकिस्तान में कभी भी अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। पाकिस्तान के तीसरी बार के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कुर्सी भी 5 साल पूरे होने से पहले ही खींच ली गई। इस बार सेना का तख्ता पलट नहीं बल्कि रिमोट कंट्रोल से न्यायपालिका के सहारे नवाज शरीफ को कुर्सी से गिरा दिया गया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया। इस फैसले के लिए हवाला दिया गया कि नवाज शरीफ ने
अपने चुनावी हलफनामे में संपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं दिया था। कहा गया कि शरीफ ने 10,000 दिरहम यानी करीब 2,86,000 पाकिस्तानी रुपए की कमाई की बात छुपाई। बिना किसी ट्रायल के प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा देना ये कारनामा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। शरीफ की संपत्ति की जांच के लिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जो ज्वाइंट टीम बनाई थी उसमें सेना और ISI के लोग थे। साफ है कि पाकिस्तानी सेना और ISI का पर्दे के पीछे से ऑपरेशन नवाज शरीफ आज कामयाब हो गया। नवाज शरीफ अपनी कुर्सी बचाने के लिए पिछले 2 साल से किस तरह से पाकिस्तानी सेना के जनरलों के मनमानी के आगे नाक रगड़ कर चल रहे थे, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि नवाज शरीफ की ये सब करने के बावजूद पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन नवाज शरीफ को कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ राजनीतिक तौर पर काफी ताकतवर प्रधानमंत्री थे जो पाकिस्तानी सेना के जनरलों को पसंद नहीं था। नवाज शरीफ और उनका परिवार अपने विदेशी संपत्तियों के मामले में पनामा पेपर्स के खुलासे के बाद राजनीतिक तौर पर घिरा था, जिसमें पाकिस्तान के विपक्ष के नेता इमरान खान ने जोर लगाकर इस केस को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। और जहां से नवाज शरीफ की उल्टी गिनती तब शुरू हो गई जब पाकिस्तानी सेना से उनकी सरकार की अनबन खुलकर सामने आई। आखिरकार नवाज शरीफ तीसरी बार भी प्रधानमंत्री पद के 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नवाज शरीफ के दोनों बेटों और बेटी मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों के आरोप का मामला ट्रायल कोर्ट में भेज दिया। पाकिस्तान का हाल ये है कि नवाज शरीफ जैसे नेता जिनकी पाकिस्तानी सेना से अनबन होती है, उन्हें तो पर्दे के पीछे से सेना और ISI निपटा देती है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जनरल जिन पर कई आरोप हैं, वो दुबई में बैठकर आराम करते हैं। करगिल युद्ध के गुनहगार और नवाज शरीफ का 1999 में तख्ता पलट करने वाले जनरल मुशर्रफ भी आज बहुत खुश हुए हैं। ये बताता है कि पाकिस्तान में किस तरह से सेना के जनरलों का राज चलता है। नवाज शरीफ के कोर्ट वाले तख्ता पलट से पाकिस्तान के आतंकवादी और जिहादी भी बहुत खुश हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सेना के जनरलों की ओर से खुली छूट मिली हुई है। हाफिज सईद का आतंकी संगठन जमात-उद-दावा इन्हीं में से एक है, जहां की सर्वोच्च अदालत किसी कंगारू कोर्ट की तरह चुने हुए प्रधानमंत्री को बिना ट्रायल पद से हटा देती है, जहां सेना और ISI चुने हुए प्रधानमंत्री की जांच करती है। दिल्ली से पौलोमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो। हम आपको पाकिस्तान के उस इतिहास के बारे में बताते हैं जहां सेना का राज ज्यादा चलता है, आम लोगों की ताकत नहीं चलती। लोगों के वोट की कीमत यहां है कि वहां चुनी हुई सरकारों और चुने हुए प्रधानमंत्रियों को पाकिस्तान की सेना या फिर पाकिस्तान की कोर्ट हटा देती है। नवाज शरीफ के लिए भी आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री पद से हटाने का फैसला सुनाया। 1947 में अलग देश बनने के 11 साल में ही पाकिस्तान में मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया था। 1958 से 1971 और 1977 से 1988, 1999 से 2008 तक पाकिस्तान में मिलिट्री का राज रहा। पाकिस्तान में 3 बार सेना ने चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलट किया, 3 बार तख्ता पलट की कोशिश की। पाकिस्तान में अब तक कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया है। सबसे ज्यादा यूसुफ रजा गिलानी ने 2008 से 4 साल 2 महीने 25 दिन सरकार चलाई थी, उन्हें कोर्ट ने हटा दिया। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने 1947 से 4 साल 2 महीने 3 दिन सरकार चलाई थी, उनकी हत्या कर दी गई। 1973 से जुल्फिकार अली भुट्टो ने 3 साल 10 महीने 21 दिन सरकार चलाई थी, उनका मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। अब नवाज शरीफ ने 4 साल 1 महीने 23 दिन सरकार चलाई है, उन्हें कोर्ट ने PM पद से हटा दिया। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के बाद उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नवाज शरीफ की पार्टी कल इस पर फैसला करेगी। यहां पर नवाज शरीफ का भी विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि नवाज शरीफ भी दूध के धुले नहीं हैं। वो भी सेना को खुश करने की बड़ी कोशिशें करते रहे, जिसमें भारत के खिलाफ यू टर्न लेने वाली बात भी शामिल है। अब नवाज शरीफ की कुर्सी तो चली गई। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन चाहे नवाज शरीफ हो या छोटे भाई शहबाज शरीफ हो या फिर कोई और हो, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बने रहना है तो आर्मी आर्मी कहना है। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने कहा है, पाकिस्तान अपनी 70 साल की परंपरा के साथ वफादार बना हुआ है, जहां कोई भी प्रधानमंत्री वोटर के द्वारा हटाया नहीं जाता। या तो जज हटाते हैं, जनरल हटाते हैं, नौकरशाह हटाते हैं या फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। नवाज शरीफ भी दूध के धुले नहीं थे।
पिछले 1.5 साल से वो पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स के सामने नाक रगड़ने लगे थे, जिसकी शुरुआत 2016 के पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के हमले के बाद शुरू हुई, जिसमें पहली बार पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और उसके सरगना मौलाना मसूद अजहर पर एक्शन लिया था। लेकिन उसके बाद से जो 1.5 साल में हुआ वो बताता है कि पाकिस्तान की सेना से पाकिस्तान के नेता टकरा नहीं सकते। पाकिस्तान ने पठानकोट हमले में उसके पालतू आतंकवादियों का हाथ होने की बात सरकारी तौर पर कबूली थी, लेकिन पठानकोट हमले की पाकिस्तान की जांच का क्या हुआ ये किसी को पता नहीं है। उसके बाद जब से नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ पनामा केस की जांच का घेरा बना, पाकिस्तानी सेना के जनरल्स को बड़ा मौका मिल गया। नवाज शरीफ इस तरह से पाकिस्तानी सेना के सामने झुक गए कि बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर कश्मीर का नेता बता दिया। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada. Pakistan fully supports the demand of the Kashmiri people for self-determination. A new generation of Kashmiris has risen spontaneously against India's illegal occupation. पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की लिखी स्क्रिप्ट को यूएन के मंच से पढ़ने वाले नवाज शरीफ को लगा कि पाकिस्तानी सेना के जनरल उन्हें आसानी से छोड़ देंगे। नवाज शरीफ इस तरह से पाकिस्तानी सेना के सामने कमजोर हो गए कि पाकिस्तानी सेना के जनरल्स को खुश करने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान भी कह आए। नवाज शरीफ को लगा कि आतंकवादियों को बचाकर और कश्मीर का मुद्दा उठाकर वो अपनी घरेलू राजनीति में वहाँ की सेना और विपक्ष के घिराव को तोड़ देंगे और शायद ये सब पनामा केस के मामले से उनका पीछा छुड़ा देगा। लेकिन पाकिस्तान की सेना के सिस्टम से पीछा छुड़ाना पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री के बस की बात कभी नहीं थी और न कभी होगी। पाकिस्तान में राज तो सिर्फ मिलिट्री का ही चलता है। पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तानी सेना के जनरल से डर गया वो समझो मर गया। यही नवाज शरीफ के साथ हुआ, जिनकी अपने जनरल्स को खुश करने और कमर जावेद बाजवा के रूप में अपनी मर्जी का नया जनरल लाने के बावजूद पाकिस्तानी सेना के सिस्टम ने कुर्सी खींच ली। इस बार मार्शल लॉ के जरिए तख्ता पलट नहीं हुआ, कोर्ट के जरिए तख्ता पलट कर दिया गया। पाकिस्तान में नवाज शरीफ का पीएम की कुर्सी से हटना भारत के लिए बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान में कोई भी आए, आतंकवादियों को पालने वाली पाकिस्तानी सेना और सिस्टम की नीति से भारत को लड़ना है। ये भारत के लिए थोड़ी और सावधान रहने की खबर जरूर है, क्योंकि नवाज शरीफ के हटने से पाकिस्तानी सेना का सिस्टम और ताकतवर हुआ है और इस पावर डोज में वो फिर किसी भ्रम में आ सकते हैं। आज तक ब्यूरो। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा फर्क है दोनों देशों की सेनाएं। पाकिस्तान की सेना काबू में रखना चाहती है पूरे देश को, वो सोचती है पूरा का पूरा देश और जो सत्तारूढ़ दल होते हैं वो भी उनके गुलाम हैं। भारत में सेना का फर्ज है सेवा, सुरक्षा। खबरदार में अब हम भारत से रिश्ता बिगाड़ने पर उतारू अड़ियल चीन की शैतानियों का विश्लेषण करेंगे। इसका बड़ा सबूत तब मिला जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के दौरे के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। चीन के सरकारी मीडिया में भारत के खिलाफ जहर भरे लेख छपे और चीन ने एक बार फिर कश्मीर में दखल देने की गीदड़ भभके दी। ये चीन की दुष्टता का नया अध्याय है, जिसमें अजीत डोभाल के बीजिंग दौरे से भी बात नहीं बन पाई है। चीन अड़ा है, तुनका है, तिलमिलाया है और तनातनी की भाषा बोल रहा है। डोभाल की चीन में मौजूदगी के बीच ही चीन ने फिर से थर्ड पार्टी का बेसुरा राग अलापा है। ग्लोबल टाइम्स की इस धमकी के बाद चीन की दुष्टता को लेकर अब कोई और शक नहीं रह जाता।
डोकलाम मसला चीन भूटान बॉर्डर विवाद है। इसमें थर्ड पार्टी के तौर पर भारत को दखल देने का क्या हक है? नई दिल्ली के तर्क के मुताबिक अगर उसे यह हक है तो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि अगर कश्मीर मसले पर पाकिस्तान ने अपील की तो चीन की आर्मी वहां विवादित एरिया में घुस सकती है, जिसमें भारत के अधिकार वाला कश्मीर भी शामिल है। चीन की ये कोई नई धमकी नहीं है। वो कश्मीर में टांग अड़ाने की बात पहले भी करता रहा है, लेकिन इस बार ये धमकी तब आई जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रिश्ते की तलखी को बातचीत से कम करने की कोशिशों में लगे। लेकिन चीन की भाषा बता रही है कि बात से बात बनने की उम्मीदों को पलीता लगाया जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स का हर शब्द भारत के लिए सबक की तरह है। ग्लोबल टाइम्स में जो कुछ भी छप रहा है उससे यह साफ है कि चीन को बातचीत नहीं, बम बारूद की भाषा पसंद है। अगर चीन को कूटनीतिक मर्यादा का जरा भी ख्याल रहता तो सरकारी मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं होती। ग्लोबल टाइम्स के भड़काऊ लेखों से तो यही मतलब निकलता है कि चीन युद्ध की ताक में है। चीन अपनी स्थिति नहीं बदलेगा। बेहतर होगा भारत सरकार और भारतीय मीडिया इस भ्रम से बाहर निकल आए कि वो ताकत के जोर पर चीन को झुका सकते हैं। डोकलाम का मुद्दा ब्रिक्स बैठक पर हावी नहीं होगा। मेजबान के तौर पर हमें दूसरे मेहमानों और मुद्दों को भी देखना है। चीन की मंशा आईने की तरह साफ है। चीन सुलह समझौते की नीति में भरोसा नहीं करता। भारत को सीधी धमकी दी गई है कि डोकलाम से अपने सैनिक वापस ले। बीजिंग चीन के दौरे पर आए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। मौजूदा तनातनी को सुलझाने का एकमात्र तरीका यह है कि भारत पहल करके अपने सैनिकों को वापस ले। चीनी मीडिया में डोभाल के दौरे को भी बेकार की कवायद साबित करने की कोशिश की जा रही है। जब तक भारत अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाता, डोभाल की मुलाकात का कोई मतलब नहीं निकलेगा। चीन अब अपनी सीमाओं को और साफ नहीं करने वाला। चीनी मीडिया में रिसर्च स्कॉलरों से लेख छपवाए जा रहे हैं, थिंकरों की राय छपवाई जा रही है और सब के सब भारत को धमकी देने वाले लेख हैं। डोभाल की चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन भारत को कूटनीतिक संदेश भेजा जा चुका है और वो ये कि डोकलाम के जमीनी हालात अभी बदलने नहीं जा रहे। बीजिंग में अनंत कृष्णन के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है? भारत से युद्ध चीन के लिए आसान नहीं, क्योंकि ये तो चीन भी जानता है कि भारत 1962 वाला भारत नहीं रहा जिसकी पीठ में खंजर घोंपकर हमारी सरहदों में वो घुस आया था। लेकिन हमारे लिए ये सतर्क और सावधान रहने का समय है। इसीलिए खबरदार में अब हम सीमा पर सैन्य तैनाती और भारत की कमजोरी और ताकत को समझने वाला विश्लेषण दिखा रहे हैं। बयालीस दिनों के भीतर कई कूटनीतिक पहल हुई। मोदी की जिनपिंग से मुलाकात हुई और अब अजीत डोभाल का चीन दौरा। लेकिन सुलह की राह में 1 इंच भी कदम आगे नहीं बढ़ पाया है। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बन रही है, और अगर बन रही है तो हम युद्ध के लिए कितने तैयार हैं। जरा एनिमेशन के जरिए ये समझने की कोशिश करिए कि चीन हमारी सीमा के कितने पास और कितना मजबूत है। चीन 3 तरफ से भारत पर हमला कर सकता है, पूरब, मध्य और पश्चिमी सीमाओं से। पूरब में उसके निशाने पर चबुआ घाटी होगी, जहां हमारे सुखोई विमान के स्क्वाड्रन की तैनाती है। चबुआ घाटी पर डोचेंग यार्डिंग से हमला हो सकता है, जहां चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का मुख्य एयरबेस है। गोंगार में भी पीएलए का मुख्य एयरबेस है, जहां से वो सिक्किम के डोकलाम और चिकन नेक को टारगेट कर सकता है। नगरी गुंसा के जरिए चीन हिमाचल प्रदेश को टारगेट पर ले सकता है। चीन बेहद तेजी से इन इलाकों में सैन्य पहुंच बना रहा है। सिक्किम की सीमा से लगी चुम्बी घाटी और अरुणाचल की सीमा से सटे निंगची में 2019 तक चीन की रेल लाइन पहुंच जाएगी और दूसरी सामरिक तैयारियों में भी चीन बेहद आगे है। हमने आपको चीन की तरफ से होने वाले अटैक के 3 संभावित पॉइंट के बारे में बताया, लेकिन अब हम आपको भारत की सैन्य तैयारी के बारे में जरूरी अपडेट देते हैं। नागालैंड में हमारा काप्स मुख्यालय और माउंटेन डिवीजन है। माउंटेन डिवीजन में 16,000 जवान होते हैं।
असम में भी माउंटेन डिवीजन, सिक्किम में इन्फेंट्री डिवीजन, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में भी इन्फेंट्री डिवीजन की तैनाती है। इन्फेंट्री डिवीजन में 12,000 जवान होते हैं। चीन से युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के रोल को देखते हुए बठिंडा, उदयपुर और भुज में एयरबेस है। ये वक्त गिरेबान में झांकने का है। चीन से एक युद्ध का दर्द देश भोग चुका है, लेकिन ये वक्त सटीक तैयारी का है। युद्ध की स्थिति बनी तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की हालत में हैं। इसके लिए आपको कुछ कड़वे तथ्य जान लेना जरूरी है। इस साल रक्षा बजट जीडीपी का केवल 1.5% था। ये आवंटन 1950-51 के बाद सबसे कम है। पुराने हो चुके हेलीकॉप्टर नहीं बदले जा सके हैं। 90,000 सैनिकों का पहाड़ी युद्ध कोर 2021 तक तैयार हो पाएगा। चीन और पाकिस्तान के भीतर नजर रखने की रणनीतिक क्षमता विकसित नहीं हो पाई है। मिसाइल और इन्फेंट्री के साजो सामान कम है। हॉवित्जर की खेप अमेरिका से अगले साल आएगी। नौसेना के पास पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टरों की कमी है। पुराने हो चुके हेलीकॉप्टर नहीं बदले जा सके हैं। वायुसेना के लड़ाकू विमानों की संख्या में गिरावट आई है। 29 फाइटर स्क्वाड्रन की खरीद मंजूर होने के बाद भी सिर्फ 32 की ही खरीद हो पाई है। सीमा पर प्रस्तावित 73 वेदर प्रूफ सड़कों में से सिर्फ 22 ही तैयार है। सैनिकों की रसद पहुंचाने वाली 14 रणनीतिक रेल लाइनों का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। सेनाओं की तरह खासतौर से वायुसेना की तैयारी चुनौतियों से निपटने के लिए काफी है। हाँ, इंग्लिश में एक सेइंग है, ऑल जनरल्स आर प्रिपेयर्ड टू फाइट द लास्ट वॉर। तो लास्ट वॉर की तो पूरी कैपेबिलिटी है हमारे पास। अभी तो हालात हैं बॉर्डर पे चीन और पाकिस्तान की तरफ। नहीं, बॉर्डर पे हालात ऐसे कुछ नहीं है। बॉर्डर पे हालात जो भी हैं वो हमें हुक्म दिया गया है कि हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, उसके मुताबिक हमारी तैयारी है। यह कड़वी हकीकत है जिसे कूटनीति के कर्णधारों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। चीन की तमाम शैतानियों के बावजूद युद्ध की स्थिति में अपनी ताकत और कमजोरी का ख्याल जरूर रखना चाहिए। आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम आपको भारत और चीन की सैन्य ताकत की वो तुलनात्मक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि युद्ध की हमारी तैयारी कितनी पुख्ता है। हम आपको चीन के साथ साथ पाकिस्तान की सैन्य ताकत की भी डिटेल बताएंगे, क्योंकि ये तय है कि चीन से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा दिखेगा। भारत के पास 13 लाख जवान हैं, चीन के पास 23 लाख और पाकिस्तान के पास 6.3 लाख। भारत के पास 809 हमलावर विमानों का बेड़ा है, चीन के पास 1385, पाकिस्तान के पास 394 हमलावर विमान हैं। लड़ाकू विमानों की संख्या में भी चीन हमसे काफी आगे है। भारत के 679 लड़ाकू विमानों के मुकाबले चीन के पास 1230 और पाकिस्तान के पास 301 लड़ाकू विमान। भारत के पास 857 मालवाहक विमानों का बेड़ा है, चीन की टोली में 782 मालवाहक विमान हैं तो पाकिस्तान के पास 261 है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम में भी चीन भारत से आगे है। हमारे पास 292 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, चीन के पास 1770, पाकिस्तान के पास 134। हमारे पास 10 डिस्ट्रॉयर हैं तो चीन के पास 32। चीन के पास हमसे 3 गुना ज्यादा फ्रिगेट हैं, हमारे पास 14 फ्रिगेट हैं, चीन के पास 48, पाकिस्तान के पास 10। भारत के पास 14 पनडुब्बियों की शक्ति है, चीन के पास 68, पाकिस्तान के पास 5 पनडुब्बियां हैं। यह रिपोर्ट हमने आपको इसीलिए दिखाई ताकि हम अपनी कमजोरी और अपनी ताकत दोनों को सही तरीके से समझ लें। उस सेना की ताकत भी होती है जिसमें चीन मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि सच्चाई की ताकत भी हिंदुस्तान के साथ है। हिंदुस्तान भूटान के हित की लड़ाई लड़ रहा है, चीन जमीन की लालच की लड़ाई लड़ रहा है। खबरदार में अब बात देश पर बारिश और बाढ़ के अटैक की। देश के 8 राज्यों में बाढ़ से हाहाकार है। सबसे ज्यादा कहर कुदरत ने गुजरात पर बरसाया है। यहां तबाही के सैलाब से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। वायुसेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। गुजरात के बनासकांठा में तो हालात बद से बदतर हैं। सैलाब के बीच लोग फंसे हैं, लोगों ने घरों की छतों पर आसरा ले रखा है। तो अहमदाबाद और नवसारी में भी बारिश ने बुरा हाल कर रखा है। आधा देश सैलाब में डूब रहा है। शहर शहर, सड़क सड़क, गांव गांव, गली गली अब सैलाब में हो चली। तबाही की धार में जिंदगी और मौत की मझधार में लोग फंसे हैं।
पैर रखने के लिए जमीन नहीं बची। सैलाब जैसे धरती को निगल गया। कहते हैं कि जल ही जीवन, लेकिन जल जब प्रलय बन जाता है तो जीवन नहीं, मौत बन जाता है। इस वक्त देश में हालात ऐसे हैं कि बाढ़ से हाहाकार मचा है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। बारिश है, नदियां हैं और सैलाब से टूटते बांध। कुदरत ने लोगों को हर तरफ से घेर लिया है। आज हम आपको बाढ़ में डूबते हिंदुस्तान का वो सच दिखाएंगे जिसे देखकर रूह कांप उठती है। सैलाब कैसे लोगों पर प्रहार कर रहा है और जब मौत सामने होती है तो वो तस्वीर कैसी होती है। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे गुजरात बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। बारिश और बाढ़ ने गुजरात के बनासकांठा जिले की दुर्दशा कर दी है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। सैलाब से जान बचाने के लिए लोग कई दिनों से भूखे प्यासे छतों पर बैठे हुए हैं। वायुसेना हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। ये देखिए कैसे इस शख्स को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। सेना के जवान बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आए हैं। इन लोगों ने साक्षात मौत देखी है, लेकिन वायुसेना इन्हें मौत के मुंह से खींच रही है। सिर्फ यही नहीं, वायुसेना लगातार लोगों को एयरलिफ्ट कर करके बचा रही है। बनासकांठा में बाढ़ ने किस कदर तबाही मचाई है, हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। गांव के गांव सैलाब में डूबे नजर आएंगे। मकानों ने जल समाधि ले रखी है। और ये देखिए बाढ़ से तबाही की ये सबसे खौफनाक तस्वीर है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं लाशें ही लाशें पड़ी हैं। तस्वीरें गुजरात में बनासकांठा के खारिया गांव की हैं। यहां से जब बाढ़ का पानी उतरा तो एक ही परिवार के 14 लोगों की लाशें मिली। ये शव कीचड़ में लथपथ थे। सैलाब ऐसा आया कि एक पूरे परिवार के लिए काल बन गया। बनासकांठा में बाढ़ से अब तक करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है। बनासकांठा में दंतेवाड़ा और सीपू बांध से बनास और सीपू नदी में पानी छोड़े जाने पर बाढ़ आई। बनासकांठा जिले की 11 तहसीलों के 151 गांवों में अब महामारी फैलने के भी आसार हैं। बाढ़ग्रस्त इन गांवों में 80,000 लोगों की आबादी है। और ये देखिए, जब गुजरात के नवसारी में आधी रात को तबाही आई तो सड़कों पर कुछ ऐसा मंजर दिखा। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है। सड़कें लबालब हैं। लोग अपने घरों से सामान लेकर जा रहे हैं। ऐसी आपदा से भगवान ही बचाए और इन लोगों के भगवान इनके साथ हैं। सैलाब के बीच नवसारी में 2 नदियों में बाढ़ आई है, लेकिन शहर से सटी पूर्णा नदी कुछ ज्यादा ही प्रकोप दिखा रही है, जिसकी वजह से जुज डैम में ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके चलते 71 गांवों को अलर्ट किया गया है। 800 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। नवसारी सिटी में पूर्णा नदी के पानी एंटर होने से करीबन 800 लोगों को हमने 3 स्कूलों में शेल्टर दिया है। उसकी जो कैपेसिटी है जो हाई फ्लड लेवल की, वो 22 से ज़्यादा फीट बढ़ गई। अहमदाबाद और गांधीनगर में भी बारिश ने नाक में दम करके रखा है। यहाँ साबरमती नदी उफन रही है और हालात ये है कि अहमदाबाद शहर घुटनों तक पानी में डूबा है। आप देख सकते हैं कारें डूबी हैं, घर और मकान डूबे हैं। आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो घरों के अंदर आ चुका है। जो घर के अंदर का जो सामान है उसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देना पड़ा है, क्योंकि घर का सामान पानी से बचाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सोफा है वो सोफे को ऊपर चढ़ा दिया गया है। साथ ही टेबल के सहारे पे सारी चीजें ऊपर रख दी गई है ताकि उन्हें नुकसान ना हो। जो रसोई है वहां पे पूरा पानी बैक हुआ है। आगे पीछे हर जगह पे पानी ही पानी है। घर के अंदर पूरा बुरा हाल है घर का। आप देख सकते हैं जो फर्नीचर है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से पानी आया है घर के अंदर, वहां पे लगातार जो पानी है और पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। अहमदाबाद में बारिश के चलते एक 3 मंजिला इमारत भी ढह गई, जिसके चलते एक शख्स की मौत हो गई और 4 घायल हैं। आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के लोग मलबे के नीचे जिंदगी को बचाने में लगे हैं और 2 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गुजरात में बाढ़ और बारिश से अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। 25,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। 900 जानवर सैलाब में दम तोड़ चुके हैं। अकेले अहमदाबाद में 20 इमारतों के हिस्से गिर चुके हैं। यहां तक कि अहमदाबाद हवाई अड्डे में भी पानी भर गया है। गुजरात में जल प्रलय ने सरकार को भी हिला कर रख दिया है।
एजेंसियां इस बात की जांच में जुटी हैं कि बाढ़ ने गुजरात को अभी तक कितना नुकसान पहुंचाया। गुजरात में जिंदगी कब पटरी पर लौटेगी, इसके संकेत अभी कुदरत नहीं दे रही। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान का आकलन किया जाए तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अनुमान है कि हर साल बाढ़ से औसतन 1800 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 75 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कृषि भूमि और फसल को नुकसान पहुंचता है। लोग बेघर हो जाते हैं, परेशान होते हैं, जिंदगी पर मुसीबत आ जाती है और यह हर साल होता है। बाढ़ रेगिस्तान में हाहाकार मचा रही है। राजस्थान के 6 जिले इस वक्त कुदरत की तबाही झेल रहे हैं। गांव टापू बन रहे हैं। बाढ़ ने राजस्थान के जालौर में एशिया की सबसे बड़ी गौशाला में तबाही मचा दी। 50,000 गायों वाली इस गौशाला में 536 गायों की मौत हो गई है। जिंदगी की कश्ती सैलाब में हिचकोले खा रही है। बारिश से आई बाढ़ तबाही मचा रही है। घर ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। मवेशी बेमौत मारे जा रहे हैं। गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। गांव-गांव, शहर-शहर, राजस्थान का बड़ा भयावह मंजर। राजस्थान का 12 जिला। बीती रात से यहां मूसलाधार बारिश हो रही है। नतीजा ये कि परवन और पार्वती नदियां उफनने लगी। फिर गांव टापू बन गए। यहां के बाशिंदे खैर मनाने लगे। सड़कें जलमग्न हुई तो दूसरी जगहों से संपर्क भी लगभग कट गया। कच्चे पक्के मकान भर भरा कर गिरने लगे। लिहाजा प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी। देखिए किस तरह ये ट्रैक्टर सैलाब में फंसा है। निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बार बार नाकाम हो रहा है। और ये देखिए कैसे ये खपरेल का घर महज 8 सेकंड में जमींदोज हो गया। पाली जिले के ज्यादातर इलाकों में हालांकि बारिश अभी रुकी हुई है, लेकिन जवाई नदी पर बने बांध में जल स्तर बढ़ने से पानी छोड़ने की नौबत आ गई है। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। उदयपुर के सेवाश्रम इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब यहां की पुलिया के नीचे बहते पानी में एक स्कूटी सवार फंस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि बीच में फंसे शख्स को करीब 20 मिनट तक तेज बहाव से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। और जब पानी बढ़ने लगा तो स्कूटी सवार ने जान बचाने की खातिर गाड़ी छोड़कर भागना ही मुनासिब समझा। युवक की जान बच गई लेकिन स्कूटी बाढ़ के पानी में बह गई। वहीं राजस्थान के जालौर जिले में पांचला बांध टूटने से आई बाढ़ ने इलाके में जान माल का काफी नुकसान किया। बाढ़ का पानी एशिया की सबसे बड़ी पथमेड़ा गौशाला की कई शाखाओं में घुस गया। यहाँ करीब 50,000 गायें थीं, जिनमें से अब तक बाढ़ के चलते 536 गायों की मौत हो गई है, तो 2000 गायों पर संकट बना हुआ है। राजस्थान के बाड़मेर में भी हालात कुछ अच्छे नहीं। जिले के ज्यादातर गांव पानी में डूबे हैं। लोगों के घर-बार उजड़ चुके हैं, जान पर बनाई है। ऐसे में ये बेचारी विधवा क्या करती? मदद की गुहार लेकर प्रदेश के मंत्री सुरेंद्र गोयल के पास पहुंची। पैर पकड़कर रोती हुई अपनी फरियाद सुनाई कि मंत्री जी घर गिर गया, मदद कीजिए। फिर मंत्री जी ने क्या कहा वो भी सुनिए। पड़ गया साहब नीचे, कच्चा मकान बढ़ गया तो कच्चा मकान है, नहीं हो जाएगा इंद्रदेव है कि मानते नहीं, प्रशासन पूरी मदद करता नहीं। फिर गरीब करे क्या बेचारा? हुक्मरानों के पैर दबाए, गिड़गिड़ाए और आफत की इस बारिश के रुकने का इंतजार करे। यही नियति तो है उसकी। आज तक ब्यूरो। देश में हालात यह है कि सैलाब से जिंदगी बेबस है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और अब
आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की त्रासदी की तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे लोग सैलाब से त्राही त्राही कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, कैसे एक बस बाढ़ के पानी में फंसी है। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब और बीच में बस का इंजन फेल हो गया। तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की। यहां हुई मूसलाधार बारिश से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा तो पास में खड़ी बस नदी में बहने लगी। ऐसे में बस का स्टाफ बुरी तरह से डर गया, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर बस रुक जाती है, फिर बस के स्टाफ की जान में जान आती है। तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया जाता है और बस का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। बस को क्रेन से खींचा जाता है और सड़क पर लाया जाता है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप डूबा हुआ है, खेतों में पानी घुस गया है, बाढ़ के चलते पुल पर लंबा जाम लगा है, ट्रक बसें पानी में डूबे खड़े, मुसाफिर परेशान हो रहे हैं। रायसेन जिले में पिछले 24 घंटे से बारिश मूसलाधार हो रही है, जिसके चलते नर्मदा और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और वरना नदी के पुल पर तो 4 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। भोपाल जबलपुर मार्ग बंद हो चुका है। यूपी के गोंडा में भी बाढ़ ने लोगों पर धावा बोल दिया है। घाघरी नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंची तो गांव के गांव सैलाब में समा गए। और हालात ये है कि जिले की करनैलगंज तहसील के 14 गांव बाढ़ की भयंकर चपेट में। ये देखिए, गांव में पानी भरने से कैसे ये लोग तखत पर वक्त काट रहे हैं। हम लोग अपने मायके ससुराल से आए हैं, मायके सावन में। हमारे यहाँ बाढ़ आ गई है, ये मालूम होता तो हम लोग नहीं आते। हमारे यहाँ बाढ़ आ गए, तखत पे बच्चे बटोरे कोनों कोनों में से बैठे हैं, कोई झांकने नहीं आ रहा है। बड़ी समस्या है। गांव में नावें तैर रही हैं, लोग अपना सामान नाव पर लाद कर पलायन कर रहे हैं। घाघरा नदी खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। फसल बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। झुग्गी झोपड़ियों ने जल समाधि ले ली। आज तक ब्यूरो। मौत के पानी में जिंदगी दम तोड़ रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, उड़ीसा में बाढ़ ने मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से 16 लोगों की मौत हो चुकी है, तो झारखंड के रामगढ़ में राजरप्पा मंदिर बाढ़ के चलते बंद कर दिया गया। राज्य बदलते जा रहे हैं, शहर बदलते जा रहे हैं, मगर बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें नहीं बदल रही हैं। जैसी बाढ़ राजस्थान, गुजरात में है, वैसी ही बाढ़ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और झारखंड के कई इलाकों में है। देखिए, ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा की तस्वीरें हैं। हुगली के पानी में उतराने लगा है हावड़ा। बेहिसाब हो रही बरसात की बदौलत हावड़ा में बाढ़ से हालात हो गए हैं। यूं ही पानी के बीच आना जाना मौजूदा जिंदगी का सच है। हालात बेकाबू हो रहे हैं। यही वजह है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करने निकली। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भी बाढ़ तांडव मचा रही है। लगातार हो रही बरसात की बदौलत आसनसोल में ये पुल बह गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। नर्मदा नदी उफान पर है और आसपास के गांवों में बाढ़ के हालात। ये झारखंड के रजरप्पा की तस्वीरें हैं। छिन्न मस्तिका की मुडेर तक चढ़ाया है भैरवी, भेड़ा और दामोदर नदी का पानी। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ये धनबाद की तस्वीरें हैं। बारिश के बाद यहाँ भी गलियों में सैलाब उमड़ा है। बाढ़ के पानी में उतराने लगे हैं घर। तस्वीरें चंपावत की हैं। चंपावत में ऐसे ही दरक रहे हैं पहाड़। तस्वीरें NH9 की हैं। ये भूस्खलन इतना जबरदस्त था कि एक कार में मलबा भर गया। भूस्खलन के बाद रास्ते को डेंजर जोन घोषित किया गया है। बार बार भूस्खलन की बदौलत रास्ता अक्सर बंद हो जाता है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।